नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। भारत ने इस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के लिए प्रकाश पर्व दीपावली को नामांकित किया। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 4 लोग गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की। भारत और यूरोपीय संघ आज नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करेंगे। और पुरुष हॉकी में भारत ने केपटाउन में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज लोकसभा में विशेष चर्चा शुरू होगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चर्चा दोपहर 12 बजे शुरू होगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि आज वंदे मातरम और कल चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र आज नई दिल्ली के लाल किला में शुरू होगा। सत्र की अध्यक्षता यूनेस्को में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा करेंगे। भारत ने इस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के लिए प्रकाश पर्व दीपावली को नामांकित किया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस प्रस्ताव की पहले स्वतंत्र मूल्यांकन निकायों द्वारा समीक्षा की जा चुकी है। सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी और सरकार को सकारात्मक परिणाम का विश्वास है। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने के लिए सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत नामांकनों की जांच करना है। सत्र का उद्घाटन समारोह कल नई दिल्ली के लाल किला में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यूनेस्को के कई विरासत स्थलों का घर होने के अलावा भारत स्वयं दुनिया भर में विरासतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई परियोजनाएं शुरू कर रहा है। लखनऊ हाल ही में हैदराबाद के साथ यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रचनात्मक शहर के रूप में हमारे देश में शामिल हो गया है। प्रत्येक अमूर्त विरासत का भारत की सीमाओं से परे भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे सम्मान न केवल सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाते हैं और हमारी परंपराओं को मजबूत करते हैं, बल्कि जीवन और आजीविका को भी प्रभावित करते हैं। दुनिया मूलतः एक बहुलवादी परिदृश्य है और इसकी समृद्धि वास्तव में इसकी विविधता में निहित है। whose richness lies in its diversity. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये आयोजन जीवंत परंपराओं की रक्षा के लिए देश की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग अंतर सरकारी बैठक सिर्फ गर्व की बात नहीं है, यह इस बात की भी याद दिलाती है कि हमारी जीवंत परंपराएं हमारे अतीत से जुड़ी हैं और हमारे भविष्य को आकार देती हैं। भारत का हमेशा से यह मानना है कि सांस्कृतिक विरासत सिर्फ पत्थर या पांडुलिपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवंत और गहराई तक अमूर्त है। वाइब्रेंट एंड डीपली इंटेंजिबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए विरासत कभी भी पुरातन के प्रति मोह नहीं, बल्कि ज्ञान और समुदाय की निरंतर धारा का प्रतीक रही है। श्री मोदी ने ये बात नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के उद्घाटन समारोह में अपने संदेश में कही। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए विरासत कभी भी पुरातन के प्रति मोह नहीं रहा, बल्कि यह ज्ञान और समुदाय की निरंतर धारा का प्रतीक रही है। श्री मोदी ने यह बात नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के उद्घाटन समारोह में अपने संदेश में कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का विकास भी विरासत भी का नारा यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि आधुनिकीकरण और शहरीकरण सांस्कृतिक जड़ों को मिटाने के बजाय संस्कृति को मजबूत करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कोई भी परंपरा, कोई भी कलाकार और कोई भी समुदाय अनदेखा या बिना समर्थन के न रहे। श्री मोदी ने कहा कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करना भारत के लिए बहुत गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि यह सत्र प्राचीन विरासत और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच एक सेतु का काम करेगा। समाचार कक्ष से अमन यादव।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। गोवा पुलिस ने अरपोरा नाइट क्लब में लगी भीषण आग के बाद क्लब के महाप्रबंधक और 3 कर्मचारियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस आग में 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 6 घायल हुए थे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संवाददाता सम्मेलन में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। श्री सावंत ने पहले नाइट क्लब में आग लगने की घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे और एक समिति गठित की थी। समिति को 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। भारत और यूरोपीय संघ आज नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करेंगे। 2 दिवसीय वार्ता सत्र आज से शुरू होगा, जो यूरोपीय संघ और भारत के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाएगा। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने भारत के विश्व वार्षिक सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान वार्ताएं एक मौलिक रूप से नए चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 2023-24 में $137.5 बिलियन तक पहुंच गया। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीत सत्र आज उपराजधानी नागपुर में शुरू होगा। 1 सप्ताह का यह सत्र इस महीने की 14 तारीख तक चलेगा। पहले दिन पूरक मांगे रखी जाएंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि सरकार इस सत्र में कृषि समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और कुल 18 विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। इस बीच विपक्ष के नेता कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार और शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष के भास्कर जाधव ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार विधानमंडल के दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद देने को तैयार नहीं है और यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति करने का फैसला विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सभापति का है और सत्ता पक्ष विधानमंडल के इन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए फैसलों को स्वीकार करेगा। इस सत्र में किसानों की कर्ज माफी, बारिश से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता और राज्य में कथित जमीन घोटालों जैसे मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे की भी उम्मीद है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज से तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 शुरू होगा। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक और उद्योग जगत के प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञ सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और नवाचारों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर आयोजित होने वाले 27 सत्रों में भाग लेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यूनिसेफ सहित प्रमुख संगठन इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू में आज से 2 दिन का स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 सॉफ्टवेयर संस्करण के ग्रैंड फिनाले की दूसरी बार मेजबानी करेगा। इसमें देश के प्रतिभाशाली युवा नवप्रवर्तक रचनात्मकता, जुनून और उद्देश्य के साथ वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों को संबोधित कर उनसे बातचीत करेंगे। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को साकार कर रहा है। तमिलनाडु से कल वाराणसी पहुंचे अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। लेखन और मीडिया से जुड़े लोगों ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अंतर संस्कृति अध्ययन केंद्र का दौरा किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक खबरों की पहचान के लिए तकनीक और उपकरणों की समझ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में न्यू मीडिया विशेषज्ञ शाली इत्तमन भाग लेंगी। श्रोता भ्रामक खबरों की पहचान और उससे संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। भारत ने श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता बढ़ा दी है, क्योंकि वो पिछले सप्ताह आए चक्रवाती तूफान से हुई तबाही से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत ने कई बुरी तरह प्रभावित जिलों में विस्थापित परिवारों और लोगों की सहायता के लिए आपातकालीन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। एक रिपोर्ट।
भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को 300 मीट्रिक टन आपात राहत सामग्री भेजी है, जो तमिलनाडु से भेजी गई 1000 टन की सहायता का हिस्सा है। 700 टन सामग्री वाला एक और जहाज आज दोपहर ट्रिंकोमली पहुंचेगा। ये सहायता भारत के उच्चायुक्त संतोष झा द्वारा श्रीलंका के मंत्री वसंत समर सिंघे को सौंपी गई, जब ये द्वीपीय देश विनाशकारी बाढ़ के बाद हालात से जूझ रहा है, जिसमें 618 लोगों की जान गई और हजारों विस्थापित हुए। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत की मानवतावादी मदद निरंतर जारी है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। प्रख्यात अभिनेता कल्याण चट्टोपाध्याय का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में उन्हें वृद्धावस्था संबंधी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और रविवार रात उन्होंने अंतिम सांस ली। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रात केपटाउन में 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से हरा दिया। दूसरा मैच आज भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे केपटाउन के हार्टले वाले स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा इस वर्ष की आखिरी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज है। जर्मनी ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में मेजबान भारत को 5-1 से हरा दिया है। ये मैच कल रात चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में खेला गया। अब भारत बुधवार को कांस्य पदक के लिए अर्जेंटीना से खेलेगा, जबकि जर्मनी फाइनल में स्पेन से भिड़ेगा। मौसम और सर्दी को देखते हुए 428 किलोमीटर लंबा लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आज से वाहनों की आवाजाही के लिए आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है। लेह मनाली राजमार्ग के रास्ते में आने वाले चारों दर्रों से बर्फ हटने के बाद यह अगले वर्ष तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज कुमार। धन्यवाद विशाल। देश में हवाई यात्रा की मौजूदा दुश्वारियों पर आज के सभी अखबारों की नजर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडिगो की 600 उड़ानें रहीं कैंसिल। दैनिक जागरण लिखता है, सख्ती के बाद टूटी इंडिगो की नींद, यात्रियों को रिफंड किए गए 610 करोड़ रुपए। वहीं दैनिक ट्रिब्यून ने नागर विमानन राज्य मंत्री के बयान को दिया है, जवाबदेही तय होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई मतदाता एसआईआर में छूट रहा तो राजनीतिक दलों के पास अब भी समय, चुनाव आयोग का ये बयान दैनिक जागरण में है। आयोग ने कहा, बूथ लेवल एजेंट की मदद से भरवाएं फॉर्म। गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग की घटना को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका का कहना है, नाइट क्लब ना डेथ फ्लोर। इलेक्ट्रिकल पटाखों से भड़की चिंगारी, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज, 3 वरिष्ठ अधिकारी निलंबित। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 36 लाख रुपए के इनामी 10 नक्सलियों के समर्पण की खबर दैनिक भास्कर ने दी है। सीएम मोहन यादव बोले, लाल सलाम को अब आखिरी सलाम। हिंद प्रशांत के लिए भारत जापान की निर्णायक भूमिका, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान अमर उजाला में है। इंडिया जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्री ने कहा, एक नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है दुनिया। धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। भारत ने इस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची के लिए प्रकाश पर्व दीपावली को नामांकित किया। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 4 लोग गिरफ्तार, मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की। भारत और यूरोपीय संघ आज नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करेंगे। और पुरुष हॉकी में भारत ने केपटाउन में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।